हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी का घटना चक्र देखेंगे और ये घटना चक्र का पहला सीरीज का पहला वीडियो है। पहला टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास। मतलब भारत में जो अभी संविधान लागू है तो उसका विकास कैसे हुआ, उसका कुछ हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो अगर कोई घर या संस्था चलता है तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो देश को चलने के लिए भी उसका कुछ नियम होना चाहिए था। तो उसी के रूप में एक संविधान की ज़रूरत पड़ी और इसका नींव बहुत पहले से डाला हुआ था। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अब बात है कि संविधान का विकास कैसे हुआ, इसका शुरुआत कब से है। तो उससे पहले हम लोग कुछ जानेंगे। इसको दो भागों में बांटेंगे। पहले 1773 से 1853 तक उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था और उनके द्वारा जो भी नियम पारित किया गया वो ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था। फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम हुआ। अब कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, पहले हम लोग कंपनी के शासन काल में जितना अधिनियम पारित हुआ वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ब्रिटिश ताज का शासन अधीन वो देखेंगे। तो पहले है क्या, ब्रिटिश संसद के 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का भी गठन किया गया और उसका कार्यकाल 5 साल था रखा गया। यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ही वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, क्योंकि 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था। इसी के दौरान इसी के काल में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वही आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बना। और 4 सदस्य थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार भी दिया गया। अब आगे चल के हम लोग देखते हैं कि यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, जिसका मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसका पहला मुख्य न्यायाधीश का नाम है आपका एलिजा इम्फे। अब का आगे कह रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा भी गया है कि कौन सा एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने या फिर भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर 1784 में एक एक्ट आया, वो आपका पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। इस एक्ट में ही 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति भी दी गई और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। व्यापारिक और राजनीतिक को पृथक्करण किया गया और व्यापारिक मामलों का अधीक्षण के लिए अनुमति दिया गया निदेशक मंडल को, लेकिन राजनीतिक मामले के लिए नियंत्रण बोर्ड को गठन किया गया। फिर 1786 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार भी दिया गया। अब क्या है ना कि 1786 के अधिनियम के तहत क्या किया कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। ये 1786 के अधिनियम के तहत है। अब बात रहा कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। फिर 20 वर्ष बाद 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट आया। इसके तहत क्या हुआ, कंपनी को और 20 साल के लिए व्यापार का अधिकार दिया। फिर उसके बाद और 20 साल बाद 1813 में चार्टर्ड एक्ट आया और इसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए
प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया कि अब भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। फिर कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त भी कर दिया गया। कब? 1813 की चार्टर्ड एक्ट के तहत कंपनी के जो एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। कंपनी को बस 2 ही अधिकार रहा, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी सारा एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर उससे 20 साल बाद 1833 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट आया। उसमें क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। पहले क्या था? 1833 एक्ट के पहले कि जन्म स्थान को देख के या धर्म के आधार पर सरकारी नौकरी में या फिर सेवा के लिए छांट दिया जाता था। तो अब क्या हो गया कि धारा 87 के अनुसार इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब लॉर्ड विंटिंग 1828 से 1835 तक जो आपका गवर्नर था उस टाइम, वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो जब भारत का संपूर्ण गवर्नर बना दिया गया तो उस वक्त लॉर्ड विलियम बेंटिक ही गवर्नर जनरल था। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने को दिए गए। तो अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है प्रथम गवर्नर जनरल बना और यहाँ से एक नियम हुआ 1833 के एक्ट में, कंपनी का काम अब व्यापारिक कार्य को ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ वो राजनीतिक कार्य ही करेंगे। गवर्नर जनरल की एक परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। उन्हीं के परिषद में एक और सदस्य जोड़ा गया जो कि चौथा सदस्य था, उसका कानूनी सदस्य था और वो प्रथम था कौन? मैकाले। वो प्रथम सदस्य था जो मैकाले था। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को भी समाप्त कर दिया। अब फिर 20 साल बाद 1853 में चार्टर्ड एक्ट आया जिसमें विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथककरण किया गया। तो कौन सा? चार्टर्ड एक्ट के तहत। तो ध्यान रखिएगा 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए अब खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब जो है विधि निर्माण के लिए केंद्रीय परिषद का भी स्थापना हुआ और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए ओपन कंपटीशन का शुभारंभ भी किया गया। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपका बीपीएससी, यूपीएससी या एमपीपीसीएस इस तरह के जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है वो घटना चक्र सारे क्वेश्चन को इस बुक में देते हैं और उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना प्रावधान किया गया था? तो हम लोग इससे पहले भी देखें कि पहला ऑप्शन ए आंसर होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया जो 1774 में इसका स्थापना हुआ था और इसका प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्फे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है।
लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट देखे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बनाया गया, स्थापना हुआ। बन के कब हुआ, स्थापना कंप्लीट कब हुआ, 1774 में। लेकिन लेमेस्टर नहीं, एलिजा इम्फे इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसीलिए केवल एक ही सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ए में है नियंत्रण परिषद की स्थापना, फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, फिर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो पहला देखेंगे नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो आपका 1784 के एक्ट के तहत ये इसका स्थापना हुआ था। अब दूसरा है 20 सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 एक्ट के तहत है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये आपका चार्टर्ड एक्ट 1813 में है। इसका डिस्कशन हम लोग इससे पहले तो नहीं किए, लेकिन ये इसका आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह याद भी होता चला जाएगा। फिर डी में है गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये तो देखे ही है, डी का 4। कानूनी सदस्य का चौथा सदस्य जो था वो आपका मैकाले को पहला सदस्य नियुक्त किया गया था। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ देखना है तो पॉज करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, दूसरा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो ऑप्शन इसका आंसर है डी। थोड़ा चर्चा कर लें कि इस तरह से कह रहा है कि 1883 का चार्टर्ड एक्ट में आया था कि हर वर्ष 1,00,000 रुपया शिक्षा में भारतीय के लिए खर्च किया जाएगा। दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में आया। फिर प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद भी था। इसमें क्या था कि किसी का कहना था कि आपका ओरिएंटेशन जो शिक्षा प्रचलन था वही लागू होगा, और किसी का कहना था पश्चिमी शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का लागू होना है। डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलन या प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 का प्रावधान हुआ। फिर 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन हुआ, जिसका जिम्मेदारी ये था कि शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये देने का था। अब समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 इसका शासनकाल था। 7 मार्च 1835 को मैकाले ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर, मैकाले जो आपका रिपोर्ट सबमिट किया विलियम बेंटिक के पास, तो फिर उसका मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। लेकिन जो सदस्य थे उसमें बात यह था कि भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थन में नेता जो थे आपका ट्रेविलियन थे, लेकिन प्राच्य या ओरिएंटलिस्ट शिक्षा, प्राच्य शिक्षा के समर्थक में कौन थे? H.T. प्रिंसेप। तो अंग्रेजी के समर्थक ट्रेविलियन और प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे आपका H.T. प्रिंसेप। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो आपका 1813 के चार्टर्ड एक्ट में ही सिर्फ चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारा एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। वो आपका 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसमें इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। वही बात रिपीट हो रहा है। ये 1813 के तहत ही हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। अब तीसरा कह रहा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। एक्चुअली क्या है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में बाद में आया था, वो 1858 के बाद। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आंसर आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा क्या है कि 1813 में वो एकाधिकार को समाप्त कर दिया, बस दो ही रखा, चीन और चाय के व्यापार पर बना रहा कंपनी का। और इसमें क्या है कि इसी एक्ट के तहत कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया था, यद्यपि इस ब्रिटिश की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। आगे जाकर हम लोग देखेंगे, इसमें लिख रहा है कि राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी किया गया था। अब एक लास्ट क्वेश्चन और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो ये आपका 1833 में भारतीयों को हिस्सा लेना संभव बनाया। ये इसलिए कहा जाता है कि 1833 का जो एक्ट है उसमें एक धारा था, धारा 87। इसमें कहा गया था कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अब उसको राजनीतिक आंदोलन में 1833 का एक्ट का यह धारा प्रशासन में भागीदारी का मुख्य आधार माना भी। तो इसके साथ हम लोग ये टॉपिक ख़त्म होता है। फिर साथी क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।